मॉर्निंग एवरीवन। अगर आपको आवाज आ रही है तो जल्दी से पोल पे आंसर करिएगा। प्लीज आंसर ऑन द पोल। कैन यू हियर द टीचर एंड कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड? आंसर ऑन द पोल। Hello, anyone? Please answer on the poll or say hi, hello on the chat. Can you hear the teacher and can you see the blackboard? Answer on the poll. Answer on the poll, please. गुड मॉर्निंग सूर्या, जय सूर्या। आंसर ऑन द पोल बच्चे, पोल पे आंसर करो ना। ओके, वेरी गुड। चलो बाकी बच्चे आ रहे हैं अभी, तो वी विल वेट सम टाइम फॉर सम टाइम। Answer on poll. Please answer on the poll. Hello everyone. जल्दी से पोल पर आंसर करिएगा सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो मतलब तुम्हारी एब्सेंट लगी हुई है, तो मैं लेक्चर स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते लेक्चर ना। जितने बच्चे आगे उन्हीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक अब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं। वी आर नाउ स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है 12th क्लास का हमारा टॉपिक है, तो वी आर नाउ गोइंग विद 12th क्लास टॉपिक्स। तो नाउ वी आर मूविंग विद योर 12th क्लास टॉपिक्स। इसमें कंफर्टेबल भी होंगे क्योंकि आपने सभी पढ़ रखा है, अभी आप पढ़ के आए हाल ही में, ठीक है ना। तो आओ शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? वो ब्रांच है जिसकी जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज के साथ डील करता है। तो रुके हुए चार्ज की वजह से, किसकी वजह से? चार्ज एट रेस्ट। किसकी वजह से बच्चा? चार्ज एट रेस्ट। अब बात करते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, बॉडी की। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। इट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। and some of the naturally charged particles are electron, proton and alpha particle. The charge of a material body or particle is the property due to which it produce or experience electrical or magnetic effect, ठीक है ना। अब जो चार्ज क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होती है? उसकी कूलाम्ब होती है। वी नो दैट ऐसा यूनिट क्या होती है? चार्ज की कूलाम्ब होती है।
और जो सीजेस यूनिट होती है चार्ज की कितनी होती है, ESU होती है, अपने याद रखेंगे। और ये चीज याद रखो बच्चे, ये चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करने में काम आएगा। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ESU ऑफ चार्ज। लक्ष्य, यू कैन गो आउट ऑफ द क्लास राइट नाउ। तुम पढ़ाई पर ध्यान कम देते हो, फर्जीवाड़ा ज्यादा करते रहते हो क्लास में। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ESU ऑफ द चार्ज। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा चार्ज का, m0 L0 T⁻1 I1, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। PDF मिल जाएगा तो लिखने को जरूरत नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, चार्ज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब उसको अलजेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3। सिमिलरली ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर। चार्ज दो टाइप के होते हैं, होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ये हमको पता है, ठीक है ना। वी नो दैट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, एक नेगेटिव होता है। सी कितना टाइप के चार्ज है, वहां पर दो टाइप के चार्ज हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है बच्चे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखते रहना बच्चे, जब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब नंबर ऑफ, जब तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे। जब इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, डोनेट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, नेगेटिव चार्ज। ये हमको पता है इतना सब कुछ, ठीक है ना। ऑल्सो ऑल्सो आपका जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास होता है वो ज्यादा हो जाता है मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल बॉडी से, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है, प्रॉपर्टीज है सारी। चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो टोटल चार्ज होगा दैट इज सम ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज ऑफ नेगेटिव, वो क्या रहेगा तुम्हारा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा तुम्हारा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, चार्ज तुम्हारा क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, मतलब क्या, जो चार्ज होता है ना, वो किसी बॉडी पे चार्ज होगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो Q इक्वल्स टू एनी, Q इक्वल्स टू एनी, वेयर E इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा। और n की वैल्यू क्या होगी, एक इंटीजर। n क्या होता है तुम्हारा, एक इंटीजर वैल्यू होता है। व्हाट इज n, n इज एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना, तो याद रखना। तो यहाँ पर कभी भी क्या होगा, बॉडी के पास जो चार्ज होगा, जैसे कितना होगा, मान लो 1 कूलम हो गया, 2 कूलम हो गया ना, ऐसे कुछ वैल्यू होंगी। या फिर E की वैल्यू बात करूं, अगर मैं बात करूं आपसे E की वैल्यू बात करूं, तो EY2 पॉसिबल कभी भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। EY4 भी पॉसिबल नहीं है, EY3 भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E ही होगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब हमें पता है कि लाइक जो पॉइंट चार्जेस होते हैं एक समान, जैसे लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक पॉइंट चार्जेस क्या करते हैं बच्चे, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक पॉइंट चार्जेस क्या करते हैं बच्चे, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। ओके, तो लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्या है, हर एक चार्ज के पास मास तो होगा, बट अगर किसी बॉडी मास तो हर एक के पास होगा, ठीक है ना, विदाउट मास कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो मास तो अगर है तो भी तो आपके पास चार्ज आएगा। हाँ, पर अगर मास है, चार्ज जरूरी है, ये जरूरी नहीं है ना। कि न्यूट्रल बॉडी होगी, न्यूट्रल बॉडी के पास मास तो होगा, बट चार्ज जरूरी नहीं है कि हो उसके पास, ठीक है ना। तो इसके क्या लिखेंगे हम, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज हमेशा एसोसिएट होता है मास के साथ, तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब इसमें क्या देखा, यहाँ पर आगे देखते हैं कि चार्ज क्या एक रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है, मतलब कि चार्ज कहीं भी फ्रेम और रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज की वैल्यू स्पीड से डिपेंड नहीं करती, फ्रेम और रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो चार्ज जो बॉडी पे होगा कभी भी चेंज नहीं करेगा स्पीड के साथ। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज विद स्पीड, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज विद इट्स स्पीड, ठीक है, ध्यान ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, एक ये एक्सपेरिमेंट देखा गया कि चार्ज होता है रेस्ट पे, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब होता है बेटा रेस्ट पे तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होता है, व्हेन अ चार्ज इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म मोशन, तो वो प्रोड्यूस करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल प्रोड्यूस योर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, ठीक है ना। और जब चार्ज क्या होगा बच्चे, व्हेनेवर द चार्ज इज योर हैव एक्सेलरेटेड मोशन, कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो वो एमिट करेगा बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्या एमिट करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। छोटी चीजें ये हमको आती हैं इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ते हुए तो अब बात कर रहे हैं बच्चा हम चार्जिंग ऑफ बॉडी की, इसकी बात कर रहे हैं हम चार्जिंग ऑफ बॉडी की। तो बॉडी को चार्ज करने के बेसिकली 3 मेथड होते हैं हमारे लिए, जो हमें पढ़ने हैं, होते तो और भी हैं पर हमें 3 ही पढ़ने हैं। तो एक पहला मेथड होता है बच्चे आपका फ्रिक्शन,
दूसरा मेथड होता है आपका कंडक्शन और एक मेथड होता है आपका इंडक्शन। तो फ्रिक्शन में देखो क्या होता है, देखो फ्रिक्शन में क्या हो रहा है बच्चे, व्हेन न्यूट्रल बॉडी, अगर आप क्या मान लीजिए दो न्यूट्रल बॉडीज हो गए आपकी, ये भी न्यूट्रल बॉडी है और ये भी आपकी क्या बच्चे न्यूट्रल बॉडी है, तो यू हैव टू न्यूट्रल बॉडी, बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी, बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी। तो व्हेन a neutral body is rubbed against other neutral body, then some electron are transferred from one body to another। तो क्या हुआ, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ए से निकल के यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, तो ए पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और बी पे आ गया बच्चे नेगेटिव चार्ज, बी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो क्या हो गया, मतलब बी की क्षमता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास वो अट्रैक्ट कर सकता है, तो बी के पास क्या है, इतनी क्षमता है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा अपनी तरफ वो हो जाएगा नेगेटिव, और जो दे रहा होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर लिखा हुआ भी आपका देखेंगे, बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो बेसिकली ए जो है हमारा वो नेगेटिव चार्ज होल्ड नहीं कर पा रहा है, बी ने क्या किया अपने पास ले लिया, ठीक है। तो हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, क्या हो गया बेटा, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। चलो आगे चलते हैं इसमें, अब हम बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन की। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है जरा देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है बच्चे, बेसिकली कंडक्टर में होता है। तो पहली बात कहाँ होगा बेटा, कंडक्टर में होगा। उसमें क्या बोल दिया, मान लो एक बॉडी है हमारे पास, तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है ना, यू हैव ए बॉडी, तुम्हारे पास बॉडी पे चार्ज कितना है, मान लो Q1 है, और इस बॉडी पे कोई चार्ज है बच्चा आपका Q2, कोई भी साइन होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर चार्ज कितना है आपके पास Q2 चार्ज है, ठीक है ना। यू हैव टू बॉडीज, एक बॉडी पे चार्ज Q1 है, एक बॉडी पे चार्ज कितना है बच्चे Q2 है। आपने इन दोनों बॉडी को एक साथ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने पर क्या हुआ, टच कर दिया आपने, क्या कर दिया इसको, टच कर दिया वायर की वजह से, तो बेसिकली फिजिकली टच किया गया है, फिजिकली टच किया गया है। तो यहाँ टोटल चार्ज बन जाएगा सिस्टम पे Q1 प्लस Q2, और जब बाहर में निकालेंगे तो दोनों के पास सेम सेम चार्ज आ जाएगा, कितना चार्ज आएगा सेम सेम, देख लो भाई सेम सेम कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बाय 2 के बराबर, और यहाँ पे कितना आएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2 के बराबर। अब बकायदा ये दोनों सेम आइडेंटिकल है, सेम आइडेंटिकल है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये आइडेंटिकल है इसलिए ऐसा हुआ है, अदरवाइज तो पोटेंशियल तब तक सेम ना हो जाएंगे, तब तक आपका चार्ज फ्लो करता है, तब तक आपका चार्ज फ्लो करेगा, तब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, दैट इज इन VA बराबर कितना हो जाएगा, V भी तब तक ना हो जाए, तब तक पोटेंशियल चलेगा। तो यहाँ पर अगर आइडेंटिकल है बॉडी, आइडेंटिकल बॉडी में चार्ज सिस्टम का ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके दोनों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कंडक्शन प्रोसेस में क्या हुआ, आपने फिजिकली टच किया है, क्या किया आपने यहाँ पर दो बॉडीज को फिजिकली टच किया है, कंडक्टर के अंदर कंडक्शन प्रोसेस हो गया ये। तो एक न्यूट्रल बॉडी या फिर कोई भी बॉडी होगी आपकी, चार्ज उसका चेंज हो गया, तो चार्जिंग हमने बोल दिया, ठीक है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इंडक्शन प्रोसेस की, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्शन प्रोसेस। अब इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर ना मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक बॉडी है, उसके पास प्लस चार्जेस भी हैं और न्यूट्रल नेगेटिव चार्जेस भी हैं, तो बेसिकली इट इज अ न्यूट्रल बॉडी। कौन सी बॉडी है मेरी, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ना छोटी सी बॉडी और लेके आया मैं अपने पास, मैं कौन सी बॉडी लेके आया, छोटी सी बॉडी लेके आया मान लो, और ये कौन से चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, कौन सा चार्ज है बच्चा इस पे, नेगेटिव चार्ज है। अगर अब नेगेटिव चार्ज होगा, अगर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, तो मुझे सोचो नेगेटिव चार्ज में कैसे एक्ट करता है ये, क्या नेगेटिव चार्ज इस बॉडी में से क्या अपने तरफ क्या करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, तो सारा पॉजिटिव तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, नेगेटिव सारा कहाँ चल जाएगा, दूर चला जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस तुम्हारी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है ना। अब तुमने क्या किया, यहाँ से अर्थिंग कर दी, तुमने क्या कर दिया, यहाँ से अर्थिंग कर दी, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज था सब फ्लो कर जाएगा अर्थ में, तो इस बॉडी के पास जो भी चार्ज जाएगा वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कौन सा चार्ज जाएगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो न्यूट्रल बॉडी क्या बन गई है भाई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई, न्यूट्रल बॉडी क्या बन गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई है तुम्हारे सामने देखो, न्यूट्रल बॉडी इज नाउ अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इसका चार्जिंग हो गया, बस चार्जिंग में ध्यान देखना यहाँ पर कैसे किया तुमने, पास पास लाके, कैसे लाए तुम बेटा, पास पास लाए, नो टचिंग अलाउड, नो टचिंग अलाउड, इसे ध्यान रखना, कोई भी टचिंग आपके नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ पास पास ला रहे हैं चार्जेस को। अब जो यहाँ पर ये जो चार्ज आए, प्लस इधर आ गया माइनस इधर आ गया, इनको नाम दिया गया इंड्यूस चार्जेस, क्या नाम दिया गया इनको, इंड्यूस चार्जेस, ठीक है ना। क्या नाम दिया गया बच्चे इनको, इंड्यूस चार्जेस आपका नेम दिया गया है, ठीक है। इसको लिख लो बेटा, फिर से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इंडक्शन में पास पास लाते हैं, ठीक है, ये ध्यान से रखना। चलो तो मूव करते हैं आगे ना।
तो आगे देखते हैं। अब देखना है क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है बेसिकली। क्या दे रखा है कि एक चार्ज बॉडी रख दिया आपने एक न्यूट्रल कंडक्टर के ऊपर, क्या वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा? ये हमसे सवाल पूछा गया कि एक बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, उसके पास आपने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया, उसकी वजह से बताना है कि बॉडी आपका अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी। तो सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर ना। सी वो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है आपको, प्लस क्यू चार्ज है। ये इस न्यूट्रल बॉडी, देखो ये न्यूट्रल बॉडी है, इट इज अ न्यूट्रल बॉडी, और यहाँ पर आपने रख दिया प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर तो आ गया प्लस, पास आते माइनस माइनस, यहाँ आ गया प्लस 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 प्लस, ठीक है ना, प्लस प्लस आ गया। अब आपको इतना तो पता ही है कूलम फोर्स के बारे में, तो यहाँ पर जो कूलम फोर्स होगी वो होगी मान लो F1, और यहाँ पर जो कूलम फोर्स होगी मान लो वो होगी F2। अब देखो इसके डिस्टेंस कम है, और तुम्हें पता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, कि तुम पढ़ के आ रहे हो। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये r क्या छोटा है, और यहाँ से यहाँ का r क्या बच्चे, r2 बड़ा है, r1 क्या है, छोटा है। तो दैट इज आपका फोर्स F1 क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा F2 से। मतलब ये बॉडी बेसिकली जाएगी कहाँ, F0 कहाँ आएगी, इसके ऊपर इधर की तरफ आएगी। मतलब F0 इधर की तरफ है, तो बॉडी क्या चाहती है, अट्रैक्ट होना चाहती है। तो यहाँ पर बॉडी क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब क्या बोला कि जब भी आपका एक कोई भी चार्ज एक न्यूट्रल बॉडी के पास रखा होगा, व्हेनेवर चार्ज इज प्लेस्ड नियर अ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टर, देन व्हाट विल हैपन, the body will get attracted, the body will get attracted towards the charge particle, towards the fixed charge particles, and hence we can say that अगर हमें कभी भी चार्ज डिटरमिनेशन करना है तो हमें अट्रैक्शन वाले पॉलिसी से नहीं जाना चाहिए, we should always go with the answer of रिपल्शन टेक्निक। रिपल्शन से आंसर करें हमेशा, किससे आंसर करें, रिपल्शन से आंसर करें। कि रिपल्शन क्या होगा आपका, श्योर टेस्ट होगा आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का। योर रिपल्शन विल बी द श्योर टेस्ट ऑफ रिपल्शन, ठीक है ना। रिपल्शन विल बी द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब आपको पता करना है चार्ज कौन सा आ रहा है आपका बॉडी पे, तो उसके लिए आप क्या करें, रिपल्शन टेक्निक का यूज करें। यूज योर रिपल्शन टेक्निक। कोई डाउट हो उसमें पूछ लो। चलो बहुत बढ़िया, तो नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं हम। अब बात करें कूलम फोर्स की, तो देखो कूलम फोर्स क्या होता है, कूलम फोर्स इज बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल दे दिए, चार्ज पार्टिकल दे दिया हमें Q1, एक चार्ज पार्टिकल दे दिया हमको Q2, और इनके बीच में दूरी दे दी हमको R। तो हमने जो फोर्स का फॉर्मूला लिखा वो लिखा हमने K Q1 Q2 बाय R²। फॉर्मूला आ गया आपके सामने। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया, K Q1 Q2 बाय R², सीधे सीधे याद करना, इसी फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब क्या होता है, कूलम फोर्स ने एक जो लिमिटेशन है बहुत बड़ी, वो क्या लिमिटेशन है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। तो दिस इज एन लिमिटेशन, biggest limitation of your Coulomb force is that it is only applicable for point charges and also only applicable on static charges ना। चलो अब इसमें आगे बात करते हैं। जो यहाँ पर K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ये होती है आपकी वैक्यूम में, और हो जाएगी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन किसी मीडियम में, ठीक है ना। और आपका जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है इसे बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और जो एप्सिलॉन होता है उसे हम बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये हमने पढ़ रखा है। और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन को वैल्यू बोलता है एप्सिलॉन आर, जिसको हमने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो कि क्या है बच्चे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जो कि क्या आपकी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। प्रशांत, सैनी, वीडियो स्विच ऑफ कर दो। इम्तियाज अली, वीडियो स्विच ऑफ कर दो, बनियाने बैठे हुए हो, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसे ही मजे मार रहे हो, है ना। वीडियो ऑन करके भाग रखे हो बाहर, वीडियो ऑफ करो अपनी। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें देखो अब क्या हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, मान लीजिए एप्सिलॉन आर होती है, जो कि कांस्टेंट होती है किसी मीडियम के लिए, और वैल्यू हो सकती है इसकी 1 to इंफिनिटी के बीच में। अच्छा, जो के की वैल्यू हमने बात करी थी वो कितनी करती है हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और तो वैल्यू कितनी बन गई इसकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू याद रखनी है आपको। और जो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी 8.854 × 10⁻12, 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये अपन ने थोड़ा सा हमने पढ़ रखा है पुराने ना।
इतना हमको आता है, थोड़ा थोड़ा हम फटाफट से रिवाइज ही कर रहे हैं बस, ठीक है। ओके अगला क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन वन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अनदर पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज द लॉन्ग। अब देखो यहाँ पर क्या आया, एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि मान लीजिए अगर यहाँ पर आप फोर्स बनाइए, चार्ज है अपना Q1 और यहाँ पर अपना चार्ज है Q2 मान लो, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और ये लाइन है बेटा जो इसको ज्वाइन कर रही है मान लो, है ना, ये लाइन है। तो जो फोर्स आई ना आपकी रिपल्सिव फोर्स, वो इसी लाइन के अलॉन्ग लाई कर रही है, डॉटेड लाइन के अलॉन्ग। तो जितनी भी फोर्सेस होंगी इसी डॉटेड लाइन के अलॉन्ग लाई करती है, ठीक है ना। तो अब करना है यहाँ पर फोर्स, ये F1 है बेटा, और यहाँ पर फोर्स कितना होगा मान लो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा। तो अगर हम बात करूं तो F12 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा आपके F21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, और वेक्टोरियल इट कैन बी रिटन एज F12 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ F21 वेक्टर, हम ये लिखेंगे। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो क्या होगी, आपकी एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या होगा बच्चा, आपका एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, इट विल फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। मतलब क्या फॉलो करेगा वो, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करेगा कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और अलग अलग बॉडी पे लाइक कर रही है। ऑल्सो एक ही लाइन पे अलाउ कर रहे हैं, तो हम इसका नाम दे सकते हैं एक और सेंट्रल फोर्स। हमने एक नाम और दिया इसको बेटा, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स हमने नाम क्यों दिया है, बिकॉज ये एक ही लाइन के अलॉन्ग भी लाइक करते हैं, दैट्स व्हाई। अब देखो आगे इसमें चलते हैं हम कूलम फोर्स या वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला हो जाए कूलम फोर्स का, वो सीधे सीधे फॉर्मूला आप याद करो कैसे करेंगे। फॉर्मूला का वैल्यू होगा बेटा F गोस टू K Q1 Q2 बाय मॉड R वेक्टर का क्यूब इनटू R वेक्टर। अब R वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, R वेक्टर लिखा जाएगा बेटा जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, तो इस पॉइंट पे मान लो फोर्स चाहिए, यू नीड इस पॉइंट पे फोर्स, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी वजह से, तो Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स निकालना है, Q1 से वजह से Q2 फोर्स, तो हमें निकालना है बेसिकली F21, तो हम लिखेंगे R21 वेक्टर इसके लिए। F21 निकालना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो हम लिखेंगे R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो बेसिकली जो फॉर्मूला हो गया यहाँ पर कैसे लिखा गया हमारा, F21 वेक्टर का ध्यान से लिखूंगा तो K Q1 Q2 डिवाइड में मॉड ऑफ R21 वेक्टर का क्यूब इनटू R21 वेक्टर, मतलब, और R21 वेक्टर कितना हमारा ये, तो लिख देना यहाँ पर R21 वेक्टर हमारा बराबर होगा यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये लिख लेना आप, ठीक है। अब आर वेक्टर बेसिकली है क्या, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर है तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ है, ये लिख दिया तुमने, ठीक है। वेक्टर ये दिखा दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर पुट विद साइन ना, पुट चार्ज द वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन, पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, रीड द क्वेश्चन प्लीज, रीड द क्वेश्चन। Charge of mass m, a particle of mass m charge Q1 is revolving around a fixed charge minus Q2 in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution and its speed also. ट्राई करेंगे ना, ट्राई टू सॉल्व, सॉल्व करो सब।
सब लोग आंसर निकालो, एक बार ट्राई करो फिगर बना के। ओके, हाँ आवाज आ रही है ना, ठीक है। बताएं भाई कहाँ कहाँ आपने सॉल्व किया है, शो मी, शो करो बेटा आंसर्स अपने ना, वीडियो ऑन करके दिखाओ कॉपी। चलो तो मैं ही करता हूँ, देखो। सी हाउ टू सॉल्व ना, हाँ बहुत अच्छे हर्षित, ठीक है। तो देखो कैसे करना है ना, हमें दे रखा है यहाँ पर चार्ज पार्टिकल अपने पास। क्वेश्चन पढ़ लो, आगे पेज पे चलते हैं। एक पार्टिकल है मास m का जो चार्ज कैरी कर रहा है q1, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए चार्ज माइनस q2। तो बेसिकली एक यहाँ पर है, यहाँ पर एक चार्ज है बेटा माइनस q2, और इसके अबाउट कर रहा है ये चार्ज आपका, रिवॉल्व कर रहा है q1, इधर चल रहा है, मान लो ऐसे चल रहा है कुछ, जिसकी स्पीड कुछ v हो गई, या फिर इसकी यहाँ से बोलो तो ओमेगा हो गई, रेडियस आर कितनी हो गई, r हो गई। और हमें बताना टाइम पीरियड कितना होगा, और क्या बताना है हमको, स्पीड कितनी होगी। बेटा एक चीज बताया, f की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितनी होगी, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। और ये जो F होगा वही क्या यहाँ पर लेकर आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लेकर आएगा। तो वैल्यू कितनी जाएगी इसकी, m v स्क्वायर बाय r, कितनी हो जाएगी, m v स्क्वायर बाय r हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं तो v का वैल्यू सीधे आ जाएगा मेरे पास, कितना, k q1 q2 बाय m इंटू r का रूट। तो जुली वेलोसिटी तो आ गई। अब वेलोसिटी आ गई तो मुझे बताओ यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे भाई, 2 पाई बाय ओमेगा, जैसे कैसे निकाल सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता था, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, v बाई आर, वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा बेसिकली टाइम पीरियड, 2 पाई आर बाय वी, तो बराबर कितना हो गया, 2 पाई आर, और v की वैल्यू कितनी है यार, k q1 q2, k q1 q2 बाय एम आर। चेक कर लेने एक बार, ढंग से लिखा गया मैंने, हाँ एक बार ढंग से लिख लेते हैं इसको ना, ये तो है यहाँ तक ना, यहाँ तक तो सही है बिल्कुल। तो टाइम पर निकालना, टाइम पर कैसे निकालेंगे यार, 2 पाई बाय ओमेगा से, कैसे निकालेंगे हम, 2 पाई बाय ओमेगा से निकालेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे अगर तो बस खाली v इक्वल्स टू आर ओमेगा निकालो, तो ओमेगा कितना हो गया, v बाय आर से वैल्यू निकाल लेना अपना, ठीक है ना। ओके, फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ना। तो अगला आ जाओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किस पे आ जाओ भाई, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चे मान लो बहुत सारे चार्जेस आपके पास, एक चार्ज आपका Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4, ठीक है ना। तो आपके बहुत सारे चार्जेस है, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4, ऐसे बहुत सारे चार्ज है, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया। तो और यहाँ पर कोई चार्ज है, मान लो Q0, यहाँ पर कोई चार्ज है Q0। तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर ये 1 0 पे फोर्स लगाएगा, 2 पे 0 पे फोर्स लगाएगा, 3 पे 0 पे फोर्स लगाएगा। तो हम यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे एफ नेट ऑन 0 चार्ज वाले पे, वो लिखेंगे FO1 वेक्टर प्लस FO2 वेक्टर प्लस FO
3 वेक्टर, मतलब आपने वेक्टोरियली क्या करना है, सारा फोर्स को ऐड कर देना है। तो यू विल ऐड ऑल द फोर्सेस वेक्टोरियली यू विल ऐड ऑल द फोर्सेस वेक्टोरियली, ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप प्लीज। तो सारा का सारा फोर्सेस क्या करेगा आप, एक सिस्टम के 2 पार्ट सिस्टम का निकालो, 2 चार्ज सिस्टम का फोर्स, और सबको क्या कर दो, वेक्टोरियली ऐड कर दो। बस यही है सुपरपोजिशन थ्योरम ना, यही है सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी, कि सबको आपको क्या करना है, सारे निकाल निकाल के आंसर आपको ऐड करना है बेसिकली, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कब आता है, तुम्हें पता है, यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब भी आपका एफ नॉट कितना होगा, 0 होगा। व्हेनेवर आपका एफ नॉट 0 होगा तो इक्विलिब्रियम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपने यहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, सॉरी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक चार्ज पार्टिकल को अपनी पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस किया, अगर वो अपनी लोकेशन पे वापस आ गया तो हमने बोला उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आया तो हमने बोलेंगे उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हमने पहले पढ़ लिया था, है ना। तो आ जाओ, स्टेबल अनस्टेबल हमने देख लिया, इसमें क्या करना है ना, इसमें चीजें समझो। तो समझोगे क्या बेटा, फटाफट से देखो, यहाँ पर एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन बनाई मैंने, प्लीज सी ना, यहाँ पर एक चार्ज है बच्चे Q1, यहाँ पर भी चार्ज दूसरा Q2 मान लो। तो दोनों चार्ज है, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। तो अगर मुझे आप बात समझोगे, अगर मैं तीसरा चार्ज पुट करूं जहां पर एक एफ नॉट 0 होगा, वो बताओ कौन सा रीजन होगा, ए बी सी, ये 3 रीजन है, एक ए बी है, एक रीजन बी रीजन सी रीजन। आप मुझे बताओ यहाँ पर एफ नॉट 0 कहाँ आएगा किसी भी चार्ज पर। अगर कोई भी चार्ज पुट करता हूं तो बताओ क्या पर पुट करना चाहिए, जिससे कि आप वो वाला तीसरा चार्ज इसको एफ नॉट 0 हो जाए, जल्दी बताओ, ए पर, बी पर, सी पर, सोचो सोचो भाई, मिडल पे रखेंगे, मतलब कि अगर कोई तीसरा चार्ज होगा, अगर कोई तीसरा चार्ज होगा, अगर उसको हमें स्टेबल रखना है, हमें मतलब इक्विलिब्रियम में लेके आना है, पहले स्टेबल तो बाद में, अगर हमको उसको इक्विलिब्रियम में लेकर आना है तो हमसे कहाँ पुट करेंगे, कहीं ना कहीं हम मिड में पुट करेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू आ गई थर्ड चार्ज की, कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर, मान लो थर्ड चार्ज की वैल्यू हो गई। और वो थर्ड चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ से आगे दूरी कितनी है आपके पास, एल है, यहाँ से दूरी कितनी होगी बच्चे, एक्स हो गई, यहाँ से दूरी कितनी होगी आपके पास, एल माइनस एक्स हो गई। तो इधर की तरफ फोर्स कितना आएगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे, के Q2 इंटू क्यू बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो आएगी वैल्यू वो कितनी होगी आपके पास, के Q1 इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ नॉट 0 करना है, एफ नॉट 0 करने के लिए के Q2 क्यू बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका के Q1 बाय एल एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। और फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द आंसर्स। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं आंसर, जो भी एक्स की वैल्यू यू कैन फाइंड आउट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गई, आपकी एफ नेट बराबर 0 वाली कंडीशन हो गई, मतलब कौन सी कंडीशन हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। अब इसी में देखना बेटा क्या कर रहे हैं अपन ना, अपन ने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यही ये चार्ज लेकर आएंगे सेम टू सेम। और अब देखो क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल इधर था इनिशियली Q1, यहाँ चार्ज पार्टिकल कोई मान लो Q2, और ये यहाँ पर अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है Q चार्ज। अगर मैंने इसको हल्का से इधर डिस्प्लेस किया तो इधर मैंने डिस्प्लेसमेंट किया आपका, पर पर यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी वो किधर आ जाएगी, इसकी इधर आ जाएगी, एफ नॉट किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। अगर एफ नॉट इधर की तरफ आ गई आपके, तो हमने बोला ये क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब कि इधर की तरफ क्या करेगा, ये ऐसे में करने पर, डिस्प्लेस करने पर स्टेबल इक्विलिब्रियम करता है। क्या करता है बच्चे, यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम करता है, याद रखेंगे अपन। और अगर वहीं पर अगर मैं बात करूं अगला केस, कि यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, तो अब तीसरा चार्ज कहीं रखा हुआ है, थर्ड चार्जेस है ना, Q3 यहाँ पर है मान लो। अब इसको हमने जो डिस्प्लेस किया है, इस लाइन के अलॉन्ग किया है, किसके अलॉन्ग किया बच्चे, इस लाइन के अलॉन्ग हमने डिस्प्लेसमेंट किया है इसका ना, वी आर डिस्प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल अलॉन्ग दिस लाइन। तो मान लो यहाँ ले गए Q को, तो बच्चा ये भी इधर इसकी तरफ फोर्स लगाएगा, ये भी इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और नेट फोर्स किधर आएगी बच्चे, ऊपर की तरफ आएगी नेट फोर्स, ऊपर की तरफ आएगी नेट फोर्स आपकी, ठीक है ना। तो अगर ऊपर की तरफ नेट फोर्स आएगी, मतलब ये तो अपनी कभी भी लोकेशन पे वापस नहीं जा रहा है, दूर जा रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, अनस्टेबल। ये कौन सा होगा आपका, अनस्टेबल होगा, ऐसे याद रखना। तो स्टेबल हो गया बीच में, अनस्टेबल हो गया अगर आपने क्या किया, इसे ऊपर की तरफ मूव किया। तो यहाँ पर देखना, ये दोनों Q1 Q2 क्या है, सेम चार्ज है, Q1 Q2 क्या है, सेम नेचर, Q1 Q2 आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है ना। Q1 Q2 का नेचर कैसा बच्चे, सेम है।
चलो आगे देखते हैं ना। अब यही बोला हमसे कि मान लो दो चार्जेस तो हैं आपके, एक चार्ज है Q1 व दूसरा चार्ज है मान लो कोई -Q2। अब यहीं पर अगर मैं थर्ड चार्ज रखूंगा तो कहाँ रखूंगा, मान लो थर्ड चार्ज रखूंगा तो कहाँ रखूंगा उसको मैं, कहीं पर, बताओ कहाँ रखूंगा। और हमें दे रखा है कि Q1 का मॉड जो है छोटा है Q2 के मॉड से। तो बेसिकली थर्ड चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, यहाँ पर स्टेबल होगा, छोटे वाले के बगल में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका एफ नेट 0 होगा, छोटा चार्ज जो है ना उसके बगल में, छोटे चार्ज के साइड में, छोटे चार्ज के साइड में होगा, ये याद रखना। तो मान लो अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, इफ आई गिव ए क्वेश्चन, तो क्या होगा यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर एक चार्ज है मान लो Q1, यहाँ चार्ज है मान लो ये -9Q ले लो चलो, और यहाँ पर ले लो 2Q। तो थर्ड चार्ज जो होगा कैपिटल Q कहाँ रखा जाए, जैसे कि F0 होने के लिए उसको यहाँ कहीं रखा जाएगा थर्ड चार्ज, और इस पॉइंट पे क्या होगा आपका F नेट 0 होगा, ठीक है ना। तो छोटे वाले के बगल में रखेंगे हमेशा, किसके बगल में, मैग्नीट्यूड वाइज छोटे वाले के बगल में। तो मैग्नीट्यूड वाइज 2 कूलम्ब वाला 2 वाला चार्ज जो है छोटा है, तो उसके बगल में हमने रख दिया, ठीक है, लिख लेना ये। अब देखो सवाल क्या दे रखा है ना, क्वेश्चन एरिया में एक चार्ज पार्टिकल है मास m चार्ज Q जो रखा हुआ है दो फिक्स चार्ज पार्टिकल बीचों बीच। तो एक चार्ज पार्टिकल है Q और एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या है, एक और Q है, ये दोनों फिक्स है। और दूरी कितनी के बीच में बच्चे, सीधे 12 डिस्टेंस है। तो थर्ड चार्ज रखा गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, वो तो बीचों बीच में आएगी, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाके हमने थर्ड चार्ज को रख दिया। और आई गेस उसका भी मैग्नीट्यूड में कितना दे रखा है, Q के बराबर। और इस Q चार्ज को, रेड वाले चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस किया गया है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हमको बताना है कि एसएचएम करेगा नहीं करेगा, करेगा तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो बेसिकली करने का तरीका क्या देखते हैं जरा, प्लीज प्लीज सी द सोल्यूशन ना कैसे किया गया है। तो आप क्या करो, इस Q चार्ज को अपने इनिशियल पोजीशन में थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये Q चार्ज मान लो इनिशियल यहाँ पर था, इसको आपने यहाँ पर लेकर आ गए। तो ये दूरी कितनी हो गई बच्चे हमारे, कहा जैसे L-x, और ये दूरी कितनी होगी टोटल, L+x हो गई। हमने इसको नाम दिया बच्चे 1 वाला, इसको नाम दिया हमने 2 वाला। तो फोर्स ऑन 1, अब देखो यहाँ पर ना, फोर्स ऑन ये वाला चार्ज U2 कितना हो गया, K² / L+x का होल स्क्वायर। ये दूरी यहाँ पर देखो कितनी, इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा। और F2 की वैल्यू कितनी होगी, इधर की तरफ हो गई। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस चार्ज के ऊपर, इधर की तरफ तो आ रहा है बच्चे F2, और इधर की तरफ आ रहा है बच्चे आपका F1। तो F2 आ रहा है राइट हैंड साइड, F1 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड। और मैग्नीट्यूड वाइज देखो कौन बड़ा है, F2 बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए F2 बड़ा है। अब F2 बड़ा होगा F1 से, तो नेट फोर्स किधर आएगी, ऑब्वियसली बात है F2 की डायरेक्शन में आएगी, तो F1 इधर आ गया। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट देखो इधर था, x इधर है डिस्प्ले, और फोर्स आ गई नेट फोर्स टुवर्ड्स योर क्या कहते हैं इसको, राइट हैंड साइड। तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट है, फोर्स आ गया राइट हैंड साइड, तो आपका क्या हो जाएगा बेसिकली, ये अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी तो यहाँ पर F0 निकालो। अब यहाँ पर F0 सॉल्व करने पे ये वैल्यू आती है, इधर से सॉल्व करने पे देखो। अच्छा एक चीज और, L बहुत बड़ा है x से, तो यहाँ पर L बड़ा होगा तो L² भी x² से बहुत ज्यादा ही बड़ा होगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं सीधे। अब ये फोर्स क्या होगा बच्चा, देखो यहाँ से प्रोपोर्शनल टू x हो गया। अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू x होगा तो आपने पढ़ा था एसएचएम में F=kx वाली इक्वेशन है ना। तो k अब क्या होगा, टाइम पर कितना होगा 2π√m/k, ये हमने पढ़ रखा है। अब आपको करना खाली है k की जो वैल्यू है उसको पुट कर देनी यहाँ पर, तो आपका पास आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड का। आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा।
लिख लो यार इसमें। ये थोड़ा ना मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में आते हैं। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी बच्चों, तो कुछ नहीं करना, आपको एफ फ्रंट निकालना है। अगर एफ फ्रंट प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया और एक्स अगर लेफ्ट था और फोर्स आ गया, मतलब अपोजिट एक्शन में आ गया एफ और एक्स, तो आप क्या लिखेंगे कि हाँ भाई ऐसे जम हो सकता है। और बकायदा एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। अब टाइम पर तो तुम्हें निकालना आता ही है, एफ फ्रंट इक्वल्स टू के एक्स लिखो तो एफ तो के की वैल्यू निकाल के 2 पाई रूट में एम बाई के से आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, electric field is a region around charged particle or a charged body in which if another charge is placed it experiences electrostatic force। तो मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता ही है, इतना तो बेसिकली छोटी छोटी चीजें तो पता ही है। मान लो एक चार्ज है, इस Q1 चार्ज है ना, तो इसके आसपास का रीजन अगर कोई मान लो Q0 चार्ज आता है तो उस पर क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा। तो वो वैल्यू, वो रीजन, वो वाला रीजन जहां पर तुम्हारा कोई तीसरा पार्टिकल अगर आता है तो क्या होगा, वो दूसरा पार्टिकल ऐसे वाला रीजन, इसके Q चार्ज के साइड में एक ऐसा रीजन अगर जहां पर कोई और अगर दूसरा चार्ज आता है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। और जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो वैल्यू दी जाती है बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैसे लिखी जाती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखी जाती है। मतलब ई वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया, एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट। ई वेक्टर कितना हो गया तुम्हारा, एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट के बराबर हो गया हमारा, ठीक है ना। कितना हो गया मेरा ई वेक्टर, एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट के बराबर। देखो चलो, तो जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो अब हमें फोर्स निकालना आता है, फोर्स निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है यार, अगर मैं बात करूं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालनी है, तो देख क्या लिखना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मुझे पता है कितनी वाली होती है, के क्यू बाय फोर्स, क्यू फोर्स बाय क्यू नॉट। तो फोर्स कितना लिखूंगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू डिवाइड में क्यू नॉट। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। के क्यू बाय आर स्क्वायर हमारा आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट, अब देखो प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी जो कि डायरेक्शन आपकी फोर्स की होती थी। जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी वही सेम डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, देख लीजिएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो जो, अब एक चीज और देखना, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एफ वेक्टर क्या होगा, प्लस क्यू इंटू ई। तो एफ वेक्टर और ई वेक्टर डायरेक्शन क्या बच्चे, सेम है। बट अगर वहीं माइनस क्यू चार्ज हो तो एफ वेक्टर कितना लिखूंगा, माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। तो मतलब एफ वेक्टर एक तरह से माइनस ई वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ध्यान रखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी सेम डायरेक्शन में आएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आपका नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। ये लिख लेना इंपॉर्टेंट है ये ना, तो आप लोग बच्चे काफी सारे यहाँ दिक्कत देते हैं, तो इसलिए आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ऐसा यूनिट की, तो अगर ऐसे यूनिट की हम बात करेंगे तो ऐसे यूनिट कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम्ब होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml t माइनस 3 माइनस 1, ये आप निकाल सकते हैं इजीली। इलेक्ट्रिक फोर्स का आपको पता ही है, अगर एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, एक चार्ज पार्टिकल रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वैल्यू फॉर्मूला देख लिया हमने, F goes to Q into E वेक्टर, और पुट Q विद साइन, ये लिख देना पुट Q विद साइन, पुट Q विद साइन, ठीक है ना। अच्छा, जैसे फोर्स वेक्टर भी आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता था, सिमिलरली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो भी क्या करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा।
वो ठीक है, वो भी आपका सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है वो भी फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस होती है? स्टैटिक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है, ये याद रखना, ठीक है ना। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टैटिक चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसती है, ये भी याद रखेंगे। वो भी रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली इनवर्ट्स। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसे जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी बच्चे, कैसे जाएगी बच्चे? बाहर की तरफ जाएगी पॉजिटिवली। तो ये कैसे होगी? रेडियली आउटवर्ड। क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ तो माइनस क्यू चार्ज में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पास जाएगी, अंदर, अंदर की तरफ जाएगी। कितनी जाएगी बेटा? अंदर की तरफ जाएगी, ये ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे। अब यहाँ पर फॉर्मुला लिस्ट दे रखी है, देखो यार फॉर्मुला लिस्ट दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या क्या फॉर्मुला होता है ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फॉर्मुला क्या क्या आता है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट चार्ज की वजह से, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किधर होगी? हर एक डायरेक्शन में होगी। और वैल्यू की होती है इस पॉइंट चार्ज की बेटा सीधे के क्यू बाय आर स्क्वायर। कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। और आर कैप क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। तो व्हाट इज आर कैप? बेसिकली डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ना। आर कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट डायरेक्शन, जो कि आपका डायरेक्शन शो करता है, ठीक है ना। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब क्या करना है? अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन लेके आता हूँ, इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन वायर लेके आता हूँ, तो एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना आता है? 2k लैम्डा बाय आर। कितना होता है? 2k लैम्डा बाय आर। और हमेशा डायरेक्शन क्या रहेगी इसके? परपेंडिकुलर। फॉर्मूला याद रखना बच्चे सारे। तो इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? 2k लैम्डा बाय आर। अब बच्चे पूछ रहे होंगे लैम्डा क्या होता है, तो बच्चे तुमने स्कूल में पढ़ा भी होगा ये चीज ना। तो देखो लैम्डा क्या होता है ना, प्लीज फटाफट से। लैम्डा इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज बेसिकली टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर क्या हो गया? लैम्डा क्या हो गया बच्चे यहाँ पर देखो, तो 2k लैम्डा बाय आर इंटू आर कैप, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ आएगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपने क्या बना दिया? यहाँ पर एक ग्राफ आ गया इसका, किसका? इन्फिनिट लॉन्ग वायर की वजह से। अगर मैं वही बात करता हूँ एक शीट की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? शीट की बात कर रहा हूँ। इन्फिनिटली नॉन कंडक्टिंग थिन शीट, किसकी बात करें? नॉन कंडक्टिंग थिन शीट की बात करेंगे। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये ध्यान रखना। अब सिग्मा क्या होगा बच्चे? सिग्मा इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आपका एरिया पे पूरा चार्ज फैला हुआ है, तो सिग्मा इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया। और जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा बच्चे? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमारा फॉर्मूला होगा। तो यू हैव टू जस्ट क्रैम दिस फॉर्मूला, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके और यहाँ पर क्या होगी? कांस्टेंट वैल्यू है तो फिक्स वैल्यू है, दिस इज अ फिक्स वैल्यू, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखना। अगर ऐसा है तो सीधे इसका ग्राफ आ जाएगा ये वाला। डिस्टेंस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो पीडीएफ मिल जाएगा, परेशानी होना है आपको ना। अगला मैं बात करूं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की बात करूं, तो यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से, तो ये रिंग है मान लो, इसकी रेडियस कितनी आर है, और यहाँ से किसी एक्स दूरी पर, इस यहाँ से किसी एक्स दूरी पर पी पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट कैसे फॉर्मूला देंगे? के क्यू एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। फॉर्मूला क्या आता है ध्यान से देख लेना। तो फॉर्मूला विल बी योर के क्यू एक्स डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया अपने पास, के क्यू एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। हमारे पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। अगर तुम बात करो एक्सपोज टू आर की, अगर आप सॉरी एक्सपोज जीरो की बात करोगे, तो अगर जैसे एक्सपोज जीरो पुट करते हो यहाँ पर इस फॉर्मूले में ना, कहाँ गया पेन? हाँ यहाँ पर लिखा हूँ। अगर एक्सपोज टू जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो जाएगी, याद रखेंगे सेंटर पे। और जो यहाँ पर ई मैक्सिमम की वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू आती है तुम्हारी प्लस माइनस आर बाय रूट टू पे। कितने बात है? प्लस माइनस आर बाय रूट टू पे। मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या होगी जब प्लस माइनस आर बाय रूट टू होगी? तब व्हेन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस आर बाय रूट टू के बराबर होगी, तो आपकी ई मैक्सिमम की वैल्यू आएगी। और ये रहा फॉर्मूला, ये रहा ग्राफ, दिस इज ग्राफ ई वर्सेस आर का ग्राफ। तो ये ग्राफ होता है ई वर्सेस आर का। अब बात करते हैं
इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग शीट का, तो इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग शीट का क्या होगा रिजल्ट देखो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट का तो आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट कंडक्टिंग का आ जाएगा सीधे सीधे याद रखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना है बस आपको ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। लिख लो ये दोनों फॉर्मूले, फिर थर्ड फॉर्मूला पे चलेंगे शीट के। तो रिंग के वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। चलो अब कहते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सबका आंसर एक ही होता है, हॉलो कंडक्टिंग ले लो, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड ले लो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड ले लो, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड ले लो। ओ सॉरी ना, गलत बोल दिया मैंने इसका, एक सेकंड ना, इन्होंने ये गलत है, इसको मैं लिखवा देता हूं। हॉलो कंडक्टिंग है ये केस, एक केस होगा हॉलो नॉन कंडक्टिंग, अब सही है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, और एक केस होगा सॉलिड कंडक्टिंग। यार तुमने कंडक्टर नाम सुना है, कंडक्टर में क्या होता है बच्चे, सारा चार्ज फ्लो कर जाता है, और सारा चार्ज कहां फ्लो कर जाता है, आउटर सरफेस पे। तो यहाँ पर तीनों केस में हॉलो कंडक्टिंग ले लो, या फिर तुम क्या ले लो बेटा, सॉलिड कंडक्टिंग ले लो, तो सारा चार्ज कहां फ्लो कर जाएगा, सरफेस पे फ्लो कर जाएगा। अब नॉन कंडक्टर में तो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, बट अंदर से सारा हॉलो है, तो हॉलो है तो वही पहला वाला केस जैसी तो हो गया, आपका सारा चार्ज कहाँ लाई कर रहा है, बेसिकली सरफेस पे ही लाई कर रहा है। एवरी चार्ज इज एट इट सरफेस ओनली, तो मैं यहाँ पर मैं सारा चार्ज कहाँ रख दिया, सरफेस पे ही रख दिया, कोई भी चार्ज आपका क्या है अंदर की तरफ नहीं है। एवरी चार्ज इज इनसाइड, सॉरी एवरी चार्ज इज एट द सरफेस, एवरी चार्ज इज एट द सरफेस। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के लिए, किसी भी पॉइंट अंदर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी, 0 आती है। इनसाइड दिस कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। बट आउटसाइड पॉइंट के लिए तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। तो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए आप कैसे ट्रीट करो, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो सीधे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपना रिजल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सीधा आंसर भी आ जाएगा एक ग्राफ का। तो दिस इज योर ग्राफ, ग्राफ में क्या किया बेटा, यहाँ तक तो 0 है, यहाँ तक तो बच्चे 0 है। इसके बाद क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, जैसे ये वेरी कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया, तीनों केस का एक ही फॉर्मूला, अगर अलग अलग पूछ रहे हैं तो भी एक ही फॉर्मूला आता है तीनों केस का। तो बेसिकली 3 फॉर्मूले एक ही चीज है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं आगे, देखो ये चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, कोई इशू नहीं है उसमें। अब यहाँ पर क्या देखना ना, यहाँ पर तुम ध्यान से देखोगे, अब क्या आ गया, सॉलिड, सॉलिड आया बेटा, सॉलिड यूनिफॉर्मली सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ना, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो बेटा ऐसे में जो चार्ज पार्टिकल होगा ना, वो तो हर जगह फैला होगा, चार्ज पार्टिकल हर जगह होगा, अंदर भी होगा बाहर भी होगा, हर जगह होगा मान लीजिए। तो सरफेस जहां तक है वहां पर क्या होगा, आपका चार्ज रहेगा पूरा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी रहेगी। तो अब यहाँ पर ना अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 नहीं होगी, पर बाहर की तरफ जो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की जैसी होगी। तो फॉर आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर आउटसाइड वर्ल्ड पॉइंट चार्ज वाला ही आंसर आएगा। तो पर इनसाइड क्या होगा, इनसाइड फॉर्मूला होगा ई वेक्टर का के क्यू बाय कैपिटल आर क्यूब इनटू आर वेक्टर, ठीक है ना। आर वेक्टर मतलब यहाँ से आगे दूरी। तो बेसिकली इनसाइड वर्ल्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो किसी पॉइंट ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आर हो गई, बट ये पूरी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर। तो के क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब इनटू आर वेक्टर क्या होगा, अपना फॉर्मूला हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और अब देखो ना तुम अंदर की तरफ, तो अगर यहाँ पर देखोगे तुम कायदे से, तो आर लेस देन आर है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है, और आर ग्रेटर देन आर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर आ रही है। तो इसका हमने क्या बना लिया, यहाँ पर ग्राफ बना लिया है।
इसका हमने यहाँ पर क्या बना लिया बच्चे, ग्राफ बना रखा है, देख लो। ठीक है, लिख लीजिएगा ना, लिख लेंगे प्लीज। तो फॉर्मूले हो गए अपने पास सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो फॉर्मूले में डायरेक्टली याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला हमको डायरेक्टली याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन ना। ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना ग्राफ के ना काम ही नहीं चलेगा, ये सोच लो। ग्राफ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी ग्राफ ही बनाए हैं। मान लो इट इज अ हॉलो कनेक्टिंग स्फीयर, क्या ये हॉलो कनेक्टिंग स्फीयर है जिस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। मुझे बताओ इस चार्ज पे फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू स्फीयर कितना होगा, चैट में बताओ आंसर। एवरीवन प्लीज टेल द आंसर इन द चैट बॉक्स। सब लोग चैट में आंसर लिखो। कितना होगा, जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि हॉलो करंटिंग स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। तो चार्ज भी कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली यार, जीरो हो जाएगा। ये हमको आइडिया लग चुका है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे बेटा हमसे, ठीक है ना। दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी डन ना। चलो तो बेसिकली अब बात आती है फाइनाइट वायर की। इनफाइनाइट वायर के वजह से फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, याद करो, के लैम्डा बाय आर, फिर 2k लैम्डा बाय आर था हमारा, है ना, इनफाइनाइट वायर की वजह से। अब यहाँ बात करते हैं फाइनाइट वायर। तो फाइनाइट वायर की वजह से मान लीजिए लेंथ है आपकी वायर की, हमारा फाइनाइट वायर है जिसका लैम्डा कूलम पर चार्ज क्या दे दिया, लैम्डा कूलम पर चार डेसिमल दे दी। और यहाँ से बोला कि आर दूरी पर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो फॉर्मूला याद करना है अपने को, जो अपने पास ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा वो बराबर होगा हमारा के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और जो ई पैरेलल कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा मेरा के लैम्डा बाय आर cos थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1। तो ये मेरे फॉर्मूले हो जाएंगे बच्चे, ये क्या हो जाएंगे, मेरे फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो मेरा ई नेट होगा वो बराबर हो जाएगा मेरा रूट में ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। हाँ तो यार अब आगे देखते हैं ना। तो लेट्स सी स्फेरिकल शेल की वजह से बेटा, अगर कभी भी शेल आएगा ना तो शेल को याद रखो, व्हाट इज शेल, शेल इज योर बेसिकली हॉलो
कंडक्टिंग स्फेयर या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है ना, ऐसे याद रखो। तो शेल वाले, अब इसके आंसर अभी हमने देखे थे, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे k क्यूब r स्क्वायर, अंदर के पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी बच्चे बाहर की तरफ होगी, याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी इन आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल जो होगा उसकी वजह से आंसर हमने पहले भी लिखे थे। तो शेल कुछ नहीं होता, शेल ये होते हैं हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग, बात एक ही रहेगा आंसर हमेशा। अब देखो ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, जरा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं इसको, मैं समझाता हूँ कैसे करना है तुम लोगों को ना। अब ऐसे सवाल ये पक्का आते हैं जेई टाइप में ना। तो क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखो, एक हमें रिंग दे दी है, शेल दे दिया है स्फेरिकल शेल Q1 चार्ज का, और एक शेल दे दिया Q2 चार्ज का, और यहाँ रेडियस R1 है और यहाँ रेडियस R2 है। हमसे पूछा गया है कि R लेस देन R1 पे बतानी है, R1 से R2 के बीच में बतानी है, और R ग्रेटर देन R2 पे, मतलब 3 पॉइंट दे देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C। तो वो ABC पॉइंट का है, यहाँ पर देखो एक पॉइंट है मान लो A, यहाँ कोई B और यहाँ कोई C। तो वी हैव 3 पॉइंट्स A, B और C। इन ABC पॉइंट में मुझे क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब बस आप एक चीज याद रखो, आप बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो इसे निकालने के लिए, ये वाले फॉर्मूले ना, कि बेटा शेल के अंदर 0, शेल के बाहर k क्यूब r स्क्वायर। तो आओ करते हैं, लेट अस सॉल्व ना। जब मेरा r की वैल्यू R1 से छोटा होगा, मतलब पॉइंट नंबर मेरा A, तो अंदर है बेटा ये पॉइंट A क्या है इनसाइड शेल, और Q1 वाले के लिए भी और Q2 वाले के लिए भी, दोनों के लिए अंदर है। अगर दोनों के लिए ही अंदर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी हो जाएगी, ड्यू टू E1 प्लस E2, दोनों तरफ से 0 प्लस 0, कितना हो गया आंसर। बी पार्ट R1 से लेकर R2 के बीच में है, तो अब क्या करेंगे बी पार्ट के लिए, तो ये पॉइंट जो है बी इनसाइड Q2 बट आउटसाइड Q1, ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाएगी, देखो Q2 की वजह से तो 0 आएगी, Q1 की वजह से आंसर आएगा, तो k Q1 बाय R स्क्वायर प्लस 0, तो k Q1 बाय R स्क्वायर प्लस 0, ये हो गया आपका आंसर। सी पार्ट में R क्या है R2 से बड़ा है, ये सी वाला पार्ट है, मतलब आउटसाइड पॉइंट है सबके, आउटसाइड Q1 एंड Q2। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे लिखूंगा, दोनों के ऐड कर देंगे, तो k Q1 बाय R1 मतलब k Q1 बाय R स्क्वायर प्लस k Q2 बाय R स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के, और डायरेक्शन किधर होगी बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो बाहर की तरफ निकलेंगे वो भी रेडियली। तो दिस इज हाउ दिस आंसर विल बी रिटन। कोई भी इसमें दिक्कत हो ना मुझसे पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेल में सर अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे सी पॉइंट पे कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमने वो कैलकुलेट किया है। तो कैसे करना है कि बेटा पॉइंट देखो शेल के अंदर है शेल के बाहर है, अगर शेल के अंदर है तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, शेल के बाहर है तो k क्यूब बाय R स्क्वायर। अभी R क्या है सेंटर से, शेल के सेंटर से आपके जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां तक की दूरी, शेल के सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां तक की दूरी लिख लो।
कोई और दिक्कत इसमें नहीं है? चलो आगे चलते हैं फिर ना। तो शुड आई मूव फॉरवर्ड? चलिए ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ ना मेरे को। आपके पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां एक चार्ज रखा है क्यू, यहां एक चार्ज है बच्चे क्यू, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये पॉइंट है ए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ए। करो सब लोग सॉल्व। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ए। हो गया जी? बेटा देख, इस चार्ज की सिलेक्टिव फील्ड इधर आएगी, इस चार्ज की सिलेक्टिव फील्ड इधर आएगी, तो वैल्यू कितनी होगी? के क्यू बाय ए स्क्वायर। और यहां कितनी होगी बेटा? के क्यू बाय ए स्क्वायर। अब इनका नेट रिजल्ट निकालना है ना अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो तो कुछ यहीं पर ही होगा आपका, ई नेट, इन दोनों का वेक्टर समेशन। इसको लिखो अगर, तो यहाँ पर देखो ये भी ई है, ये भी ई है, तो बच्चे दो वेक्टर, ये भी ई, ये भी ई, बीच में एंगल 60 डिग्री, तो इनका आंसर याद होगा आपको, √3 ही आएगा। तो आंसर कितना होगा? √3 के क्यू बाय ए स्क्वायर। कितना होगा आंसर? √3 के क्यू बाय ए स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा? √3 के क्यू बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत अच्छे, कुछ बच्चों का आंसर सही आया है, और देखते हैं ना। इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, इट इज अ इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। इस पर चार्ज है प्लस सिग्मा, इस पर चार्ज है -2 सिग्मा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ई ए कितना होगा और ई बी कितना होगा, निकालो। इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालो सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड दोनों देन एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। चलो करो करो, सब ट्राई करो।
सब करें सॉल्व। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है ना। आपको पता है यार पॉजिटिव की वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी, तो उसमें कितनी जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नॉन रोटेटिंग वजह से होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और -2 सिग्मा की वजह से पास आएगी, तो ए पॉइंट पे पास आएगी इधर की तरफ, कितनी होगी माइनस, मतलब कि इनफैक्ट हाँ ये लिख लो, माइनस क्यों लिखना जब हमने डायरेक्शन शो कर दिया, हमने डायरेक्शन शो कर दिया ना, इसलिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ए कितनी हो गई 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ऊपर की तरफ। तो देखो डायरेक्शन उल्टी है, तो बेसिकली कौन बड़ा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे की तरफ आंसर आ गया। कितना आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नीचे की तरफ। अब बी पॉइंट पे देखोगे तो इसकी वजह से तो बाहर की तरफ निकलेगी इस साइड में, तो यहाँ कितनी आएगी बच्चे ध्यान से देखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये नेगेटिव वाला भी अपने पास ही बुलाएगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और ये 2 सिग्मा है ना, 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक कितनी हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस नीचे की तरफ ही 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल आंसर कितना हो गया सिग्मा प्लस 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर हो गया मेरा। तो ए भी आ गया हमारे पास, ई बी भी आ गया हमारे पास, तो लिख लो दोनों आंसर, और ये भी कितना आ रहा है नीचे की तरफ, प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ए पॉइंट के लिए, और -2 सिग्मा क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास बुलाएगा, तो नीचे की तरफ, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ था ये, और 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नीचे की तरफ था, तो इन दोनों का वेक्टर समेशन वो नीचे की तरफ आएगा, वो कितनी वैल्यू होगी माइनस करके सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो आई गेस शायद सिद्धांत गोयल का आंसर सही था। चलो लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अगला देखते हैं, अगला करते हैं ना। आओ भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रिक देखे हुए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पे, वो डिफाइन किया गया है, इट्स डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent in taking a point unit positive charge from reference point, work done by external agent in taking a point unit positive charge from reference point to that point without changing its kinetic energy, kinetic energy नहीं लानी बिल्कुल भी। तो मतलब क्या होता है kinetic energy में नहीं चेंज होने का, इतने का मतलब पता है क्या होता है, इसको एग्जाम में कैसे देते हैं स्लोली स्लोली, कि चार्ज को मूव कर रहे हैं स्लोली स्लोली या विदाउट एक्सेलरेटिंग इट, तो उसको बोलते हैं कि विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, याद रखना, ठीक है ना। अब क्या बोला है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली तो डेफिनेशन हो गई आपकी वर्क डन पोटेंशियल के लिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज,
या फिर माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। अब देखो, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, अब यहां पर डब्ल्यू क्यू को किससे पुट करना है, साइन के साथ। ध्यान रखना साइन के साथ जो पुट करें। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कि पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी है ना, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। इट्स वैल्यू कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो एज वेल एज कुछ भी, ठीक है ना। इट्स वैल्यू कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग, जीरो भी। अब ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होगी, जूल पर कूलम, और डायमेंशन फॉर्म में निकाल सकते हैं, वर्क डन का फॉर्म पता है डायमेंशन, और चार्ज का पता है, तो वहां से हम निकल जाएगा डायमेंशन। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज आल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वो लिखा हुआ है सामने सामने देखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव ही आ रहा है पोटेंशियल ना, माइनस देखो नेगेटिव साइन आ रखा। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल सही। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट इनफिनिट। इनफिनिट पे हम जो लेते हैं पोटेंशियल जीरो लेते हैं, इसलिए। तो किसी पॉजिटिव चार्ज के पास अगर बात करेंगे, उसके पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, कि जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज करती है। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखेंगे। और पोटेंशियल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, बट स्केलर एडिशन। कौन सा एडिशन बच्चे, स्केलर एडिशन होगा अपना। कौन सा एडिशन करेंगे हम, स्केलर एडिशन करेंगे, ठीक है। तो we will do the scalar addition of potential. एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, is taken from infinity to a point in electric field without changing its velocity. काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं आया तो स्लोली। If work done against electrostatic force is minus 40 microjoules, then the potential at that point is, तो मुझे बताओ पोटेंशियल फॉर्म में कितना होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड में क्यू नॉट। बेटा वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करेगा एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 40 माइक्रो जूल्स, और डिवाइड बाय चार्ज, चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो डिवाइड करोगे तो माइनस 20 वोल्ट आएगा। तो आंसर होगा माइनस 20 वोल्ट, ना कि प्लस 20 वोल्ट। तो कुछ बच्चों ने जो प्लस 20 लिखा है ना, वो गलत हो गया। इट इज माइनस 20 वोल्ट, इट इज माइनस 20 वोल्ट, नॉट प्लस 20, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर रहे हैं डिफरेंट चार्ज कॉम्बिनेशन की वजह से आपके पोटेंशियल्स क्या होंगे। सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट चार्ज, अगर मैं पॉइंट चार्ज की से बात करूं, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला कितना होगा बेटा, सीधे के क्यू बाय आर। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, सीधे के क्यू बाय आर होगा, याद करना फॉर्मूला। Q इज अ सोर्स चार्ज, R एक डिस्टेंस है, मान लो इस पॉइंट पर Q है,
और यहाँ से इस P पॉइंट पे मुझे क्या बताना है, R दूरी पर पोटेंशियल लिखना है। तो मैं VP कितना लिखूंगा, KQ/R के बराबर। अब देखो यहाँ से V प्रोपोर्शनल टू 1/R आ रहा है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, हमारा ग्राफ हो गया। क्या हो गया, हमारा ग्राफ हो गया। पर ये ध्यान रखें पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ है, जैसे ना दिस इज ग्राफ फॉर पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं अगला रिंग चार्ज की वजह से। तो बेसिकली मान लो यू हैव अ रिंग, रिंग से x दूरी पर ये पॉइंट P है और ये दूरी है आपकी R, ठीक है ना। तो इस पॉइंट P पर आपका जो पोटेंशियल होगा वो होगा कितना, एक्सिस पर इस पॉइंट पे वो होगा आपका KQ/रूट में R² प्लस x² के बराबर। KQ डिवाइड में रूट में R² प्लस x²। अब जब x की वैल्यू क्या पुट कर दी, R पुट कर दी, मतलब सेंटर आ गया। x की वैल्यू सॉरी 0 पुट कर दी तो कहां पर आ गया, सेंटर पे आ गए। तो फॉर्मूला कितना बन गया, KQ/R के बराबर, मतलब पॉइंट चार्ज इतना ही। तो बेसिकली ये हो गया हमारा ग्राफ, दिस इज माय ग्राफ। और ये क्या है, x इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पर कितना वैल्यू आ रहा है आपका, KQ/R के बराबर, ठीक है जी। अब वही सेम कंडीशन जैसे होलो कंडक्टिंग मास से निकाला, होलो नॉन कंडक्टिंग मास से निकाला, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, इन सबके आंसर में जब भी R लेस देन R होगा तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो आएगा KQ/R के बराबर, कैपिटल R, याद रखना कैपिटल R। और जब भी R बड़ा होगा R से तो फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल का KQ/r से। कैसे समझा रहे हैं कि मान लो आपके पास एक ये है स्फीयर, ये ए पॉइंट क्या बच्चे, अंदर का पॉइंट है, ए पॉइंट के अंदर का पॉइंट है, तो ये पूरी रेडियस R के हिसाब से, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल सेम होगा। इसलिए हमने बोला कि आपका जो पोटेंशियल होगा R लेस देन R पर वो वैल्यू होगी V, मतलब ए पॉइंट के सीधे KQ/R। अब ए पॉइंट कहीं भी हो सकता है कैपिटल R, बट जब हम बात करेंगे बी पॉइंट, जो बी पॉइंट का है मान लीजिए यहाँ पर कहीं बाहर है स्फीयर से, तो बी पॉइंट इज आउटसाइड पॉइंट। तो इस सेंटर से बी पॉइंट की दूरी होगी स्मॉल r और बी भी लिखा जाएगा आपका KQ/r के बराबर, KQ/r के बराबर। और सेंटर से यहां तक की जो दूरी है वो कांस्टेंट है, तो दैट इज यहां तक क्या रहेगा, पोटेंशियल भी कांस्टेंट, मतलब ये ए सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक स्फीयर के सरफेस के ऊपर तक आपका जो पोटेंशियल है वो क्या बच्चों, सेम है, कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पर बनाया कांस्टेंट वैल्यू, और उसके बाद वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के साथ वेरी करेगा, तो दैट इज हाइपरबोलिक कर्व आ जाएगा फाइनली। कैसा कर्व आ जाएगा बच्चे, फाइनली हाइपरबोलिक कर्व आ जाएगा आपके सामने पोटेंशियल के लिए। तो एक हाइपरबोलिक कर्व आएगा आपका पोटेंशियल के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो रिजल्ट याद करने वाले हैं सारे बच्चों हमारे सामने ना, वी हैव टू क्रैम दिस रिजल्ट, याद करने हमको। अब देखो ना, दिस इज अ हॉलो सॉरी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो हर जगह चार्ज फैला हुआ है, चार्ज कैन नॉट मूव, हर जगह चार्ज फैला हुआ है, चार्ज कैन नॉट मूव। मान लो ये R दूरी है और अंदर पॉइंट A है जिसका स्मॉल r है, कोई बाहर पॉइंट है B जिसके लिए भी दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो बेटा परेशान बाहर के लिए कभी भी नहीं होना, बाहर से देखने पर ये शेल तो पॉइंट चार्ज दिखेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा सीधे KQ/r। इसके लिए परेशानी हो रहा, परेशानी तो है सारी अंदर की। तो जब R छोटू r लेस देन कैपिटल R होगा, मतलब A पॉइंट के लिए, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो कैसे लिखा जाएगा, KQ 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड में 2r क्यूब, डिवाइड में 2r क्यूब।
तो पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू बाय 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय 2r³। तो हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। और इसका ग्राफ हो गया ये। तो यहाँ पर अगर हम ना इसी फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब कि कहां पर, एट सरफेस। तो वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाय R आएगी। और वहीं पर इसी फॉर्मूले में अगर मैं r इक्वल टू 0 मतलब सेंटर, तो फॉर्मूला कितना है पोटेंशियल का, 3kq/2r, मतलब कि सेंटर पोटेंशियल 0 नहीं है। कितना वैल्यू है, 3kq/2r के बराबर। थ्री kq/2r के बराबर। और ये बन जाएगा क्या बच्चे, आपका ग्राफ। दिस विल बी योर ग्राफ इसके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये रिजल्ट डायरेक्टली पूछा जा चुका आपके प्रीवियस ईयर्स में, तो यू हैव टू लर्न दिस रिजल्ट्स। तो आपको रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है ना। ओके गाइस, तो बस आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तब तक आप रिवाइज करो।